हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग कक्षा 8 के मैथ्स के 50 एमसीक्यूज़ में से कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे, बाकी अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम क्या होगा। प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा। तो प्रश्न दिया गया यहाँ पर 5, तो 5 का उल्टा क्या होगा। 5 को उल्टाएंगे तो 5 का हर जो हमेशा किसी भी अंक का हर हमेशा 1 होता है, उसको पलटने पर 1 ऊपर जाएगा, 5 हर बन जाएगा, यानी कि अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। इस हिसाब से 5 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम हमारा ऑप्शन डी हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को हम किससे गुणा करेंगे। तो प्रश्न है 7/23, 7/23 को किससे गुणा कीजिएगा कि आपको 1 प्राप्त हो जाए। तो ठीक क्वेश्चन नंबर 1 का ही ऑपोजिट है, उल्टा है। हम उसके व्युत्क्रम से उसको गुना करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। किस तरह, यानी कि 7/23 है तो 23/7 को हम उससे गुना करेंगे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास 1। ठीक है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑपोजिट, 7/23 का ऑपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23/7। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है, कौन वर्ग नहीं होगा। तो संख्याओं का एक क्रम होता है, एक पैटर्न होता है, जहाँ बी सी डी देखिए एक पैटर्न में है। बी जो ऑप्शन है ये एक पैटर्न में है तो ये वर्ग है, ये भी पैटर्न में है तो ये वर्ग है, और ये भी पैटर्न में ये वर्ग है। पर ऑप्शन नंबर ये पैटर्न नहीं है, यानी कि यही वह संख्या है जो हमारा वर्ग नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संख्या 12 वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो पहले आप 441 का वर्गमूल निकाल लीजिए। पहले आप 441 का वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 441 का वर्गमूल, 441 किसका वर्ग है, तो 441 21 का वर्ग है। और अगला है 484, 484 किसका वर्गमूल है, तो ये 22 का वर्ग है। 441 का वर्गमूल 21 है और 484 का वर्गमूल 22 है। और हमें यही पूछा कि इनके बीच में कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमें पता है कि इसके बाद 22 आता है, इनके बीच में कोई भी संख्या नहीं है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कोई भी संख्या नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए शून्य संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक वर्गाकार फर्श जिसके एक किनारा 5 मीटर है। पहली बात तो यहाँ वर्गाकार है तो वर्ग बना लीजिए। ठीक है, एक वर्ग जिसका फर्श यानी कि ए बराबर 5 मीटर का है, और हमसे पूछा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, 25। और मात्रक हमारे पास मीटर है तो 2 बार मीटर भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 25 मीटर स्क्वायर, यानी कि 25 वर्ग मीटर। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि -7 का घन क्या होगा। आपके पास -7 है और इसका घन है। ठीक है,
तो आप 7 को 3 बार गुना कीजिए, इसका घन होता है 343, 343। अब बात रहा माइनस का। हम कभी भी अगर माइनस को सम टाइम लेते हैं, यानी कि अगर उसको हम इवन टाइम लेंगे, जैसे 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, तो माइनस समाप्त हो जाता है। माइनस का माइनस से जुड़ाव होके प्लस बन जाता है। पर अगर विषम बार रहेगा, जैसे कि 3 बार, 1 बार, 5 बार, 7 बार, तो माइनस का माइनस आ जाती है। यहाँ पर 3 बार गुने हो रहे हैं तो माइनस आ जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमसे पूछा है कि 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 3, 4 गुने 4 गुने 4 का घनमूल क्या होगा। तो यहाँ 3 त्रिक है, 2 का त्रिक है, 3 का त्रिक है और 4 का भी त्रिक है। तो 2 के त्रिक से 1 2, 3 के त्रिक से 1 3 और 4 के त्रिक से 1 4 बाहर आ जाएगा। इनको गुना करेंगे 2 3 6 और 6 चौके 24, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है छात्रों, अगला प्रश्न है कि एक पूर्णांक a का पावर m के लिए m कहलाता है। तो ये जो m पावर में है ये हमेशा घातांक कहलाता है। ठीक है, इनको याद रखिएगा, ये हिसाब नहीं है पर ये क्वेश्चन है जिसको आप याद रख के बना सकते हैं। ठीक है, अगला दिया है 9 नंबर क्वेश्चन, जो हम लोग कुछ देर पहले 1 नंबर 2 नंबर सॉल्व किए, कुछ उसी तरह का है। 2/3 का गुणन व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम यानी कि उन्हीं का उल्टा, उसी का उल्टा। तो 2/3 का उल्टा यहाँ पर, यानी कि अंश को हर करना है, हर को अंश करना है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि a का पावर m और b का पावर m का बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे a का पावर m है गुना में b का पावर भी m है, तो a और b तो अलग अलग है पर पावर सेम है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, a और b को आपस में गुना करेंगे। ठीक है, उनके पावर को मिला जुला के लिख देंगे, यानी कि a b का पावर m, और ये ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 4a + b3 बराबर 55 है। ठीक, यानी कि आपके पास 4a है और b3 है और आपको दिया है 55 निकालने के लिए। तो आप गेस कीजिए कि 3 में आप कितना ऐड करिएगा कि आपको 5 मिल जाएगा। तो a की जगह आपको पता चलेगा कि 2 वह संख्या है, और 4 में कितना ऐड करिएगा कि 5 मिलेगा, तो b की जगह वह संख्या आपका 1 है, यानी कि b बराबर 1 और a बराबर 2। तो ये ऑप्शन कहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, हमें बोला गया है कि यदि 2 3 4 x संख्या 6 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा। अभी यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि अगर हम 6 से किसी को विभाजित करना चाहेंगे तो 6 के कुछ अपने रूल होते हैं, 6 के टेबल के लिए अपने कुछ रूल होते हैं। जैसे 6 का पहाड़े में क्या आता है, 6 आता है, 6 दूने 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30 और 6 छके 36। आप यहाँ देखिए कि 6 के टेबल में अंतिम संख्या, अंतिम अंक क्या क्या आ रहा है, आप वो देखिए। तो एक 6 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक 8, एक 4, एक 0। और आपके यहाँ ऑप्शन में ना तो कहीं 0 है, ना तो कहीं 4 है, ना तो कहीं 8, ना ही कहीं 2, पर 6 जरूर है। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, यानी कि 6 वह संख्या है जो उसके अंत में आएगा तो 6 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि x के स्थान पर 6 लिखेंगे। ठीक है, अब 13 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि 4/7 x² का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। आपसे पूछा है
कि जो ये एक्स स्क्वायर है ये किससे गुना हो रहा है, तो दिख रहा है ये 4/7 से गुना हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि a प्लस बी ब्रैकेट का मान क्या होगा। तो यहाँ दिख रहा है कि a प्लस बी 2 बार गुने हो रहे हैं, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, है ना। a प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको तोड़िए क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको अगर हल करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस में b की जगह पर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a इंटू बी, बी की जगह हमारा का 2 है तो बी की जगह 2 लगाएंगे। तो इसको हल करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस 4a आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि 5a स्क्वायर का सार गुणनखंड क्या होगा। तो 5a स्क्वायर बी का सार गुणनखंड, यानी कि 5a स्क्वायर बी को फैक्टर करना है। किन किन से गुणा रहा है, एक तो 5 है यहाँ पर, a आपका 2 बार है और b आपका 1 बार है। ठीक है, तो ये कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर आपको बी में। ठीक है, तो इसका बी ये सही हो जाएगा। अगला वाला फॉर्मूला है दोस्तों, इसको आप कमेंट में हमको बताइएगा कि ये किस, मतलब इस फॉर्मूला का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन है x प्लस ए ब्रैकेट, यहाँ पर मिसिंग हुआ है ब्रैकेट होगा, एक्स प्लस बी ब्रैकेट, ये फॉर्मूला को आपको फैक्टराइज करना है। इसका क्या ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, आप जरा हमको कमेंट में बताइएगा। ये आपके 6 चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, आपकी मैथ्स बुक से 6 चैप्टर से लिया गया है, को खोजने का कोशिश कीजिएगा, आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे बोला गया कि एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। तो रैखिक समीकरण के हमेशा एक ही हल होंगे, एक ही हल होता है इनका। ठीक है, अभी 2 या 3 तो हो नहीं सकते ना, नहीं तो एक्स या वाई का मान, हालांकि एक्स और वाई का मान फिक्स नहीं होता है, पर हम जिस समीकरण के लिए उसको हल करेंगे वहाँ पर उस समय के लिए, उस समीकरण के लिए वह मान फिक्स होगा। अब उसका 2 या 3, ये 4-5 हल नहीं निकल सकते, बस एक ही हल निकल सकता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न दिया है, इसको हल करना है आपको। चलिए इसको हल करके देखते हैं क्या प्रश्न है। प्रश्न दिया है 5x प्लस का 7 बराबर 2x प्लस में 8। इसको हल करने के लिए 5x, अभी x और x को एक तरफ लाना पड़ेगा, तो 5x 2x जो है बराबर के राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे, एक तरफ लाएंगे, x को एक तरफ लाना है। 5x का 5x उतर गया एज इट इज़, 2x बराबर के एक तरफ से दूसरे तरफ आएगा तो प्लस से ये माइनस बन जाएगी, माइनस का 2x बराबर 8 का 8 हुआ है। अब प्लस का 7 जो है इसको क्रॉस करके इधर लाना है, बराबर के इस तरफ लाना है, तो माइनस का 7 हो जाएगा। 5x में से 2x जाएगा तो 3x बचेगा। अब बराबर का 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। उसका हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1/3। तो x और 1/3 का है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं, पके आमों की संख्या ज्ञात करें। हमसे बोला कि 50 आम, कुल मेरे पास 50 आम हैं
उसमें से 40% पके हुए हैं और हमको पके हुए आमों की ही संख्या ज्ञात करने बोला गया है। तो जिसका प्रतिशत दिया है उसको लिखिए गुना देके, और प्रतिशत हटाए नीचे 100 बैठ जाएगा। तो 0 से 0 चल गई कैंसिल, और 0 से 0 कैंसिल, तो 5 4 20, वह संख्या 20 है। यदि हमसे ये पूछता कि 50 आमों के समूह में 40 आम पके हैं, अगर यहाँ पर रहता बिना पके आमों की संख्या ज्ञात करें, तो आप क्या करते हैं? तो आप ये करते हैं कि 50 आमों में से 40% आम पके हैं। प्रतिशत जो होता है हमेशा 100 के बराबर होता है, हमेशा 100% जो होता है वो बराबर होता है, इक्वल होता है। ठीक है, 1 मिनट। तो प्रतिशत हमेशा 100 के बराबर होता है। 100 में से 40% आम पके हुए हैं, तो कितना प्रतिशत बचा जो पका हुआ नहीं है? तो 60% बचता है। तो हम लोग 50 का 60% निकाल लेंगे उस टाइम। तो 50 का 60% बटे में 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल, तो 5 छके 30 आम ऐसे हैं जो पके हुए नहीं हैं। हालांकि अभी हमको पके हुए आम दिया है और पके हुए आमों की संख्या ज्ञात करने जो संख्या है 20। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि बट्टा प्रतिशत वस्तु के डैश पर परिकलित किया जाता है। तो बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अंकित मूल्य पर लगता है, नहीं तो अभी दुकानदार जो होता है, जो सामान खरीद के लाता है, उसको बेचने के बाद बट्टा लगाए तो घाटा लग जाएगा ना। हाँ, तो दुकानदार जो होते हैं पहले सामान को खरीद के लाते हैं। मान लीजिए किसी सामान को उसको लागत पड़ गया 20 रुपया, तो उसमें वो 40 रुपये का अंकित मूल्य लगाएगा और उसमें कुछ प्रतिशत छूट दे के 30 में बेच देगा। कस्टमर भी खुश हो जाएगा, दुकानदार भी खुश हो जाएगा, यानी कि आप भी खुश, हम भी खुश, है ना। अगला क्वेश्चन है 22। 22 का क्वेश्चन है कि x बटे वाई बराबर k में k को कहेंगे तो k स्थिरांक होता है। k क्या होगा? स्थिरांक। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में हैं तो प्रतिलोम अनुपात में, तो वही क्वेश्चन 22 का ही यहाँ पूछा है, x बटे वाई बराबर k हो जाएगा, है ना। अभी अगला क्वेश्चन दिया है यदि किसी चतुर्भुज के तीनों कोणों में से प्रत्येक कोण 90 के बराबर है तो चौथा कोण होगा। अभी आप समझिए कि आपके पास एक चतुर्भुज है। ठीक है, आपके पास एक चतुर्भुज है, 3 कोण हैं आपके पास जो 90 के हैं। ठीक है, आपसे चौथा कोण पूछ रहा कि कितना निकलेगा। तो कॉमन सेंस लगा कि किसी भी चतुर्भुज के सभी कोणों को मिला करके 360 होता है, हमेशा 360 होता है। तो यहाँ 3 कोण 90 के, यानी कि 9 3 27, यानी कि 227 में से अगर हम माइनस करते हैं तो हमको आंसर में 90 मिलेगा, यानी कि वो आंसर 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। अभी आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं? निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण जो है वो बराबर होते हैं? तो विकर्ण जो होते हैं हमेशा वो आयत के लिए बराबर होते हैं। ठीक है, विकर्ण जो होता है हमेशा आयत के लिए बराबर होते हैं, इनको याद कर लीजिएगा। उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक बार प्लीज़ अगर आप लोगों को मोटिवेट कीजिए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और क्या कहें। अभी थोड़ी बहुत कुछ दिक्कत होगी समझने में तो कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। बाकी जो 25 क्वेश्चन बनते हैं उनको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। ठीक है, धन्यवाद।